हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द चेंजेस। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आफ्टर 1991, मतलब जो आफ्टर कोल्ड वॉर था, उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगी। बहुत ही छोटे छोटे नोट्स एंड कीवर्ड्स रहेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। तो 1991 का जो टाइम पीरियड था बेसिकली, तो हम इसे क्यों एज अ शिफ्ट कंसीडर करते हैं यहाँ से, कि एक क्वालिटेटिव शिफ्ट देखने को मिलता है आफ्टर 1991। 1991 वो टाइम पीरियड है जहाँ पर यूएसएसआर का कोलैप्स होता है और पूरे वर्ल्ड पे यूएस की हेजेमनी हो जाती है। तो एक तरीके से एंड ऑफ कोल्ड वॉर है। तो इस जगह पे कोल्ड वॉर की समाप्ति होती है। तो यहाँ से फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की क्या चेंजेस आएंगे। तो थोड़ा सा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या था उस समय एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या था। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हमने देख ही लिया कि किस तरीके से यूएसएसआर का जो सोवियत यूनियन था, रसिया, उसका कोलैप्स होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो एक तरीके से जो यूएसए था वो कई सारे रिपब्लिकन कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो जाता है, तो बिखर जाता है। क्योंकि यूएसएसआर एक मेजर पावर थी कोल्ड वॉर के दौरान पे। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो एक ही सुपर पावर बची, वो था यूएसए। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट ये चल रहा था इस टाइम पीरियड में। तो यूएसए की डोमिनेंस एस्टैब्लिश होती है। देन होता है कि जियो इकोनॉमिक्स का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। 1991 वो टाइम पीरियड था जहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिनेरियो पे आ रहा था। तो वर्ल्ड लेवल पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, मतलब इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस जहाँ पर दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनकी इकोनॉमीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही थी, ग्लोबल सप्लाई चेन चल रहा था। तो जो जियो पॉलिटिक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा, जियो इकोनॉमिक्स, मतलब जहाँ पर व्यापार, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस आधार पर रिलेशनशिप बनेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये कुछ ग्लोबल चेंजेस थे। इंडिया की डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस का ये टाइम पीरियड था जहाँ पर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसकी क्राइसिस चल रही थी। और इस तरीके से इसकी भरपाई करने के लिए हमने यूएसए से लोन मांगा, या जो जो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में हमें लोन मिलता है, जहाँ पर इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए ओपन करनी पड़ती है, मतलब एलपीजी रिफॉर्म करने पड़ते हैं। इंडिया को अपनी इकोनॉमी के गेट वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर्स थे उनकी एंट्री के लिए खोलना पड़ता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है। देन इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही थी, वो था कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट में कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही थी नेशनल लेवल पे। तो स्वाभाविक सी बात है, कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं रहेगी, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस नहीं लिए जा पाएंगे। तो ये कुछ सीन था। तो हमें देखना है मेजर कि चेंजेस क्या हुए हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में आफ्टर 1991। तो बेसिक आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या सीन चल रही थी उस समय वर्ल्ड लेवल पे भी, और इंडिया पे क्या चल रहा था। तो हम वन बाय वन पॉइंट में समझेंगे। आपसे मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कुछ स्कॉलर्स के नाम आप ज़रूर कोट करना जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे हमारे आंसर्स की वैल्यू एडिशंस के लिए। जैसे सी राजा मोहन का एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हो, कि ये कहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है अभी रिसेंट में, दैट इज़ फंडामेंटली री इनोग्रेटेड दी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। एक तरीके से पूरा चेंज किया है पूरा स्ट्रक्चर। अभी हम ये देखेंगे कि क्या चेंजेस है। एंड्रयू कैनेडी है, वो नाम देते हैं इसको मोदी डॉक्ट्रिन। जो रिसेंट में मोदी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे कहते हैं मोदी डॉक्ट्रिन। अभी हम डिटेल में ये चीज़ समझेंगे। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं एक्स्ट्रा, जो आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होगी और आपको मार्क्स फॉर श्योर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हम चेंजेस, हमारा जो मेन थीम है आज का डिस्कशन का, वो है चेंजेस को डिस्कशन करना आफ्टर 1991 इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे कि बिफोर 1991 क्या चल रहा था एंड आफ्टर 1991 क्या चेंजेस आए।
तो आप देखेंगे कि 1991 के पहले इंटरनेशनल रिलेशन में जियो पॉलिटिक्स का रोल ज़्यादा होता था, मतलब पॉलिटिकल जो डोमेन था ना उसका रोल ज़्यादा होता था। 1991 के बाद इकोनॉमिक्स का रोल बढ़ गया इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब जब जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरैक्ट करती हैं तो उनका जो कोर इशू होता था अब क्या हो गया है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वो इन्वेस्टमेंट का एरिया देखेंगे, ट्रेड का एरिया देखेंगे, मार्केट या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो पोस्ट कोल्ड वॉर आफ्टर 1991 इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रोल ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। ये एक शिफ्ट था फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल बिफोर कोल्ड वॉर हमारा क्या स्टैंड था, नॉन अलाइनमेंट का एक हमारी आइडियोलॉजी थी कि हम किसी भी ग्रेट पावर का हिस्सा नहीं बनेंगे, अलायंस नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएसएसआर हो। तो हमने नॉन अलाइनमेंट का पाथ अडॉप्ट किया। अब हमने 1991 जब यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, यूएसए ही केवल की हेजेमनी स्टैब्लिश होती है, तो हमने उस समय वो टाइम पीरियड में क्या अडॉप्ट किया, जियो इकोनॉमिक्स का रोल। अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं तो हम यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप रखेंगे और हम यूएसएसआर के जो रसिया है उसके साथ भी रिलेशनशिप रखेंगे, चाइना के साथ भी रखेंगे। गेटिंग इट? तो रोल ऑफ जियो इकोनॉमिक्स पहला शिफ्ट आता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जियो इकोनॉमिक्स है क्या, जिसमें हम एक इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, मार्केट, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की बात करेंगे। ओके जैसे अभी हम मेक इन इंडिया के तहत चाहते हैं कि इंडिया में खूब सारा इन्वेस्टमेंट आए, राइट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड मेजर क्वालिटेटिव शिफ्ट आता है आफ्टर 1991, वो है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। 1991 के पहले क्या सिस्टम चल रहा था इंडिया में, आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमने पब्लिक सेक्टर्स, दो कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा था। एक तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी चल रही थी मैक्सिमम एरियाज़ में। लेकिन 1991 के बाद जब हमने एलपीजी रिफॉर्म, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन आता है और हमें टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ता है वर्ल्ड प्लेयर्स के लिए, तो एक तरीके से हमने लिबरलाइजेशन किया इंडियन इकोनॉमी का एंड प्राइवेटाइजेशन किया। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बढ़ा काफ़ी ज़्यादा। तो फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे कि जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ये रहेगा कि हम कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, उनकी भी एंट्री इंडिया में होगी, या हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज थी वो वर्ल्ड लेवल पे कैसे स्प्रेड करें। तो आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टाटा, बजाज, इनका भी वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थी कि हम भी चाहते थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए और इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर अपनी कंपनीज को स्प्रेड किया। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया फॉरेन पॉलिसी में। एक और मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगी आफ्टर 1991, वो था हमारा जो यूएसए के साथ अलाइनमेंट। तो इसके पहले यूएसएसआर के साथ हमारा फ्रेंडशिप अच्छी थी, ग्रेट फ्रेंड हुआ करता था रसिया। ओके डिफेंस भी हम यहीं से, जो हमारे वेपन्स थे, जो डिफेंस रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी करते थे, कहाँ से, यूएसएसआर से। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है 1991 पे, उसके बाद इंडिया में एक शिफ्ट देखने को मिलेगी जो सैम अंकल के साथ फ्रेंडशिप होती है। सैम अंकल का मतलब यहाँ पर है यूएसए। अब सैम अंकल अकेले तो है नहीं, सैम अंकल की पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है, पूरा एम्पायर है। अब देखोगे कि 1991 के बाद इंडिया अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किसके साथ इस्टेब्लिश करता है, इजराइल के साथ। इसके पहले इंडिया ने इजराइल की तरफ देखा भी नहीं था। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट आता है जहां इंडिया यूएसए के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सैम अंकल थे उनकी पूरी फैमिली के साथ रिलेशन बनेंगे इंडिया। यूएसए कोई अकेला नहीं चलता वर्ल्ड पे, पूरा अंपायर चलता है जिसके कहने पे सारे झुकते हैं, जैसे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे कि इन भी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, वो भी बढ़ती है। गेटिंग इट? तो ये एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद से
एक और मेजर चेंज है जो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट पावर। देखो इंडिया की जो ड्रीम थी वो हमेशा से था कि एक महाशक्ति बने वो वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर या जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 पे, उसके बाद इंडिया अपने डोमेस्टिक उस पे ही इंगेज रहा है, अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना, फिर इंडो पाक वॉर होता है, इंडो चाइना वॉर होता है, इन सब चीज़ों से। तो पॉसिबिलिटी थी, संभावनाएं थी कि महाशक्ति बनेगा, ग्रेट पावर बनेगा, लेकिन 1991 के बाद से ग्रेट पावर हम क्लेम करने लगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको थोड़ा सा रियलिज्म देखने को मिलेगा, एक बोल्ड शिफ्ट देखने को मिलेगी कि भाई हम ग्रेट पावर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को, महाशक्ति, राइट। अब भाई जो सैम अंकल थे वो या जो यूएसए है ये सब कहेंगे कि भाई कैसे ग्रेट पावर, तो हमने 1998 में न्यूक्लियर पावर का जो टेस्ट किया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमने अपने यहाँ पर होल्ड किया, तो दिस वाज द मेजर शिफ्ट। इंडिया की जो पावर है उसमें बूस्ट आता है और ग्लोबल लेवल पे जो इसकी स्टेटस बढ़ती है। अब स्वाभाविक सी बात है, यूएसए ने इसको बहुत ईजिली तो एक्सेप्ट नहीं किया था। जो इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे इंडिया के अगेंस्ट में, क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन इंडिया ने पूरी कोशिश की कि यूएसए को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कि भाई ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का सवाल था, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था। एशिया में आप देखेंगे कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन थे, तो इंडिया को लगा कि ये हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसका मुद्दा है और इसके लिए ये ज़रूरी था। और एनी हाउ करके इंडिया ने अपना नेशनलिस्टिक अप्रोच को जारी रखा। इसके पहले हम क्या बात करते थे, डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन की बात करते, दो बात अभी भी करते हैं, लेकिन तब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और फिर भी हम बात कर रहे हैं डिसआर्मामेंट की, ओके। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को मिलेगी जो ये क्लेम ऑफ ग्रेट पावर कि इंडिया एक महाशक्ति है, तो क्यों, एक तो पहला हमने देखा न्यूक्लियर वेपन का, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट सीट की क्लेम करते हैं कि इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट सीट, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो इंडिया की डिमांड है जो P5 है ना, मेंबरशिप है, इसको एक्सटेंड किया जाए, एक्सपैंड किया जाए और इसमें इंडिया को एंट्री दिया जाए, गेटिंग इट। तो ये सॉरी गाइज, यस, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म की बात करता है इंडिया, क्या पहले इंडिया इतना वोकल होकर बात करता था इस चीज़ की, नहीं ना। और मेजर अब ये ग्रेट पावर का जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, आप देखोगे पहले ये उसी तरीके से है कि इंडिया को अब G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है 2023 में। आप आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपने इसको सुना होगा, G7 की मीटिंग में इंडिया को बुलाया जाता है। इंडिया क्वाड की मेंबरशिप रख रहा है जहाँ पर यूएसए के साथ है, राइट, इंडिया, सॉरी, यस, तो क्वाड की मेंबरशिप रख रहा है इंडिया। इसके पहले हम कहाँ पर जाते थे, किसकी पार्टीज़ में जाते थे, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज़ में हम G7 ग्रुपिज्म के पार्ट थे और इसका हिस्सा बनते थे। तो जैसे कहते हैं ना कि आप किस तरीके के पार्टीज़ में बुलाए जाते हो, इससे पता चलता है आपकी रेपुटेशन। तो मेरा ओवरऑल कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि इंडिया की जो ग्रेट पावर का कंसेप्ट है, जो रेपुटेशन है, जो एक महाशक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज करने का जो एरिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया की इंगेजमेंट आप देखो, इंडिया आजकल बड़े बड़े लोगों की पार्टीज़ को ज्वाइन करता है, इससे पता चल रहा है ना कि इंडिया की पावर में कितना इन्हेंस हुआ है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दी जोक, आपको ये सारे नाम मेंशन करना है कि रिसेंट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो इंगेजमेंट है वो कहाँ पर है, और इससे आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से क्वालिटेटिव शिफ्ट हो रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, गेटिंग इट। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज देखने को मिलेगा आफ्टर 1991, इंडिया पहले अडॉप्ट करता था नॉन अलाइनमेंट अप्रोच, मतलब जो ग्रेट पावर्स थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर लेड था, तो इंडिया का अप्रोच था कि हमें किसी भी मिलिट्री ब्लॉक या ग्रेट पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है, अलायंस नहीं बनाना, हम नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखेंगे।
लेकिन 1991 के बाद इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच रहा है वो है मल्टी अलाइनमेंट का अप्रोच। मतलब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाएंगे, मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं कि यूएसए के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगे। उस साथ ही साथ एक तरफ हम यूएसए के साथ भी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना और रसिया जहाँ पे मेंबर्स हैं, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हम उसके भी मेंबर हैं, हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं। तो इस तरीके से इशू बेस्ड अलाइनमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी दी, ना कि नॉन अलाइनमेंट को। तो रोल ऑफ आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी में रिड्यूस हुआ है और ना के बराबर है। अब हम प्रायोरिटी किसे देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को। और ये जो क्वालिटेटिव चेंज आए ना कहीं शो करता है कि किस तरीके से हमने रियलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। एंड अब इंडिया का सिंपल से कहना है कि रूल जो टेकर थे ना, हम अभी तक रूल टेकर थे, राइट कि लोगों ने वर्ल्ड के जो ग्रेट पावर्स थे वो रूल बना देते थे, इंडिया एक्सेप्ट कर लेता था। अभी हमें रूल टेकर से क्या बनना है, रूल मेकर। भाई मैं भी एक ग्रेट पावर हूँ, लीडर हूँ, रूल मेकर में डिसीजन मेकिंग जो टेबल है उस पर इंडिया भी बैठेगा, इंडिया भी रूल मेकर बनेगा। तो इस तरीके से मोर रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म अप्रोच आपको देखने में को मिलेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। अब इसके कई सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। देखो पाकिस्तान के साथ जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का जो डिसीज़न लिया। इसके बाद नेपाल के साथ जो टेरिटोरियल इशू हुआ था काला पानी को लेकर, तो इंडिया ने इसको जिस तरीके से हैंडल किया, काला पानी इशू एक टेरिटोरियल इशू था इंडिया और नेपाल के बीच पे, जहाँ पे काला पानी एक जगह है जिसको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया था। तो इस इशू को हैंडल करना हो, चाहे वो रसिया यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, यूएसए ने बहुत प्रेशर डाला कि उनके साथ इंडिया अलायंस करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, बट स्टिल इंडिया ने अपना अलग से स्टैंड लिया, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ और रसिया से जो ऑयल है वो उसने मंगाना जारी रखा। फिर अफ़गानिस्तान का इशू जो था जहाँ पर यूएसए ने अपनी मिलिट्री को विड्रॉ किया था और जिस तरीके से इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिली थी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर यूएसए ने बहुत दबाव डाला इंडिया पे कि हाँ वो उनके साथ हाँ पे हाँ मिलाए, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अभी मोर रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म देखने को मिलता है। इसके पहले क्या था, 1991 के पहले हम आइडियोलॉजी बेस्ड थे, हम आइडियलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करते थे ना, कि कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे और उनके बेसिस पे हम काम कर रहे थे। अभी क्या है, हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट कर रहे हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने मेंटेन करा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने का मेरा मतलब है कि आपके आंसर में अगर ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे तो आपकी आंसर की वैल्यू एडिशन बढ़ेगी। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करना। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि इतना सारा हमने चेंजेस तो देखा 1991 के बाद, मतलब आफ्टर कोल्ड वॉर, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ें जैसे कि गांधीयन आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट आपको अभी भी देखने को मिलेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। गुजराल डॉक्ट्राइन, जहाँ पे हम अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं और वो भी रेसिप्रोसिटी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी नेबर कंट्रीज़ जैसे भूटान और नेपाल की हमने हेल्प करी, लेकिन हम बदले में उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारी हेल्प करें, राइट। तो ये है कि विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी। तो जैसे अभी श्रीलंका का एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, क्राइसिस आती है और इंडिया ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर फाइनेंशियल एड दी है वहाँ पर, तो ये मेंशन कर सकते हो। देन इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन को अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है इस चीज़ को। साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या था, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ इकट्ठे आकर कलेक्टिव रूप में अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर रख रही हैं। साउथ साउथ मतलब यहाँ पर देखो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक नॉर्थ
और एक साउथ। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ दी वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ पे वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम है, डेवलप्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, सब चीज़ें। साउथ हेमिस्फीयर पे ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो ये है नॉर्थ साउथ डिवीज़न। ओके, इस तरीके से साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो आपस में कोऑपरेशन करती हैं अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो इस साउथ साउथ कोऑपरेशन के साथ अभी भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है। देन सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ अभी भी बुद्धिज़्म, जो हमारा कल्चर है, सॉफ्ट पॉलिसी है, उसको परस्यू करते हैं। तो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को हम पहले भी फोकस करते थे और अभी भी फोकस कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जहाँ पर हम अपने पीपल टू पीपल कनेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। हम जैसे बुद्धिज़्म हमारे इंडिया में, इसको हम फॉलो करते हैं, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ओके, डायस्पोरा एस्पेक्ट है, वो उसको भी हम फोकस करते हैं। तो ये आप कंटिन्यूटी पे मेंशन कर सकते हो। तो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो आप इसे कैसे, कि भाई हम देख रहे हैं कि चेंजेस भी हो रहे हैं, कंटिन्यूटी भी है, तो हम आंसर इसको कंक्लूड कैसे करें। तो हम यहाँ पे 2 स्कॉलर्स को लेंगे, ये बहुत ही पॉपुलर स्कॉलर्स हैं, इनके एडिटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे द हिंदू में। तो इनका नाम मेंशन कर सकते हो, सुमित गांगुली एंड श्याम सरन का। ये कहते हैं कि दो कि प्रेजेंट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नोटेबल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। एक्टिविज्म मतलब अब इंडिया हेजिटेट नहीं करता अपनी वॉइस को ग्लोबल लेवल पर रखने के लिए, पहले हेजिटेट करता था। जैसे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का आप देखेंगे कि पहले देखेंगे कि डॉक्टर जयशंकर जो नोटेबल एक्टिविज्म का मतलब है कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो लीडर्स हैं, अब वो हेजिटेट नहीं करते ग्लोबल लेवल पर इंडिया का इंटरेस्ट रखने में या इंडिया का ओपिनियन रखने में। ओके, तो ये लोग कहते हैं कि नोटेबल एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है, एनर्जी एविडेंट इन द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल रही है, जहाँ पर हम बहुत ही इंगेज्ड हैं, इशू बेस्ड अलाइनमेंट कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे से इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये तो देखने को मिल रहा है, बट कोई मेजर डिपार्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इंडिया की कोर फॉरेन पॉलिसी थी वहाँ से। तो एक बैलेंस कंक्लूजन आप लिखोगे कि चेंजेस हुए हैं भाई, क्योंकि वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हुई है, अब 21st सेंचुरी के इश्यूज चेंज हुए हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी तो रीअलाइन होगी इन इश्यूज के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात करते हैं कि कोई ऐसा मेजर डिपार्चर देखने को नहीं मिलता कि पहले हम यहाँ स्टैंड कर रहे थे एकदम से शिफ्ट करके यहाँ आ जाएं। थोड़ा बहुत तो चेंजेस एंड कंटिन्यूएशन दोनों देखने को मिलेंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये किस आधार पर है, जो वर्ल्ड लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स पे चेंजेस हो रहे हैं, उसके आधार पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी तो हमें अपडेट करना पड़ेगा ना, ताकि रेलेवेंट रह सके ये चीज़ें। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर देंगे। तो आई होप कि आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो 1991 के बाद जो चेंजेस हैं वो समझ में आए होंगे, एंड कंटिन्यूएशन, देन फाइनली कंक्लूजन। आई वुड लाइक टू अगेन एम्फेसाइज ऑन दीज थिंग्स कि स्कॉलर्स के नाम ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर्स पे, देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।